हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक दिव्यांगी लॉ क्लासेस। हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं, पर हम सारे सेक्शंस को डील ना करके जो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, छत्तीसगढ़ का पेपर होने वाला है, छत्तीसगढ़ के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर स्टेट के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी आईपीसी पूछी जाती है। आईपीसी क्योंकि मेजर लॉ है, ये बहुत से स्टेट में पूछे जाते हैं, तो मैं उस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार की हूँ नोट्स। तो आज शुरू करते हैं। आईपीसी पारित कब हुआ? तो आईपीसी पारित हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी पारित हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1862। कभी कभी एक्ट नंबर भी पूछ लिया जाता, तो आईपीसी का एक्ट नंबर है 45। शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन वन जैसा कि सारे सब्जेक्ट्स में आप देखते हो, सेक्शन 1 मेजरली नाम और उसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में डिस्कस करता है। तो आईपीसी का सेक्शन 1 क्या बात करता है, इसका नाम क्या है? तो आईपीसी इसका नाम क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860। और इसका विस्तार पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब ये पूरे भारत में इसका विस्तार है। सेक्शन 2 बात करता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, मतलब जो अपराध भारत के भीतर किए गए उन अपराधों के लिए जो दंड है उसके बारे में सेक्शन 2 डील करता है। सेक्शन 3 डील करता है भारत के परे पर भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराध, मतलब ऐसे अपराध जो भारत के बाहर हुए हैं पर भारतीय रूल पे लागू होते हैं। जैसे भारत का नागरिक अगर भारत के बाहर भी कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर भारतीय रूल अप्लाई होंगे, तो वैसे अपराधों के बारे में सेक्शन 3 डील करता है। देखते हैं सेक्शन 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। सेक्शन 4 बात करता है ऐसे अपराध जो भारत में हुए हों या फिर भारत के बाहर हुए हों, पर जिस जरिए से ये अपराध हुआ है या फिर जिस सोर्सेस से अपराध हुआ है वो भारत में रजिस्टर्ड हो। जैसे कि भारत में रजिस्टर्ड पोर्ट और या विमान, कोई हवाई जहाज़ है, कोई पोर्ट है और भारत में रजिस्टर्ड है, उस पर कोई अपराध होता है, वो क्या हुआ भारत के राज्य क्षेत्र में उस समय ना हो, तो उस पर इस संहिता का विस्तार कहाँ पे कैसे होगा, ये सेक्शन 4 आपका डील करता है। सेक्शन 5 बात करता है कि ये इस संहिता का आईपीसी का जो विस्तार है कहाँ पे नहीं होगा। अभी तक क्या पढ़ा हमने? आईपीसी का कहाँ कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। और सेक्शन 5 इसकी व्यावृत्तियाँ के बारे में सेविंग क्लॉज है। सेक्शन 5 बताता है कि भारतीय सेना और सैन्य न्यायालयों पे इस अधिनियम का प्रभाव नहीं होगा। आईपीसी का प्रभाव कहाँ पे नहीं होगा? सैन्य न्यायालय और भारतीय सेना पे आईपीसी का प्रभाव नहीं होगा। अब देखते अध्याय 2 चैप्टर 2 साधारण स्पष्टीकरण की बात करता है। मतलब इस सेक्शन 2 में अध्याय 2 में आपके जनरल डिफिनीशन के बारे में बताया गया है। तो लेसन 2 में मैंने सारे सेक्शन को डील नहीं किया, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने सिर्फ उसके बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि देखते हैं सेक्शन 8 लिंग का मतलब यहाँ पे पुल्लिंग वाचक शब्द से, मतलब किसी भी एज का व्यक्ति की कोई भी लिंग से, यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग बोध नहीं है। लिंग का बोध मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों का यहाँ पे बोध किया गया। पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ भी प्रयोग किए गए हैं वहाँ हर व्यक्ति पर लागू होगा, चाहे वह नर हो या नारी। लिंग जहाँ भी आईपीसी में लिंग यूज होगा, पुल्लिंग शब्द का यूज होगा, वहाँ पे सिर्फ नारी या फिर नर के बारे में डिस्कस नहीं होके नारी और नर और नारी दोनों के बारे में डिस्कस होगा। ओके। सेक्शन 9 वचन नंबर के बारे में बात करता है। एक वचन का घोतक शब्द के अंतर्गत बहुवचन भी आते हैं, मतलब अगर कहीं पे एक वचन कोई ऐसा वर्ड है जो एक वचन को डिनोट करता है तो वहाँ पे बहुवचन भी आएंगे। सेक्शन 10 पुरुष और स्त्री। सेक्शन 10 जो है अब पुरुष और स्त्री के डिफिनीशन के बारे में बताता है, जिसमें किसी भी उम्र का मानव, अगर स्त्री है तो उसका कोई एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज की हो, स्त्री होगी, पुरुष है तो किसी भी एज का हो वो पुरुष कहलाएगा। सेक्शन 11 व्यक्ति। 11 में क्या है? व्यक्ति के बारे में बताया गया। व्यक्ति, कंपनी, संगम और निकाय। व्यक्ति के अंदर कंपनी, संगम और निकाय भी शामिल है। सेक्शन 2 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 12 जो लोग के बारे में बताता है। लोग क्या है? समाज का कोई भी वर्ग, समुदाय लोग के अंतर्गत आता है। सेक्शन 14 सरकार का सेवक।
ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको भी टिक कीजिए। सरकार का सेवक भारत सरकार, राज्य सरकार का कर्मचारी। सरकार का सेवक कौन है? भारत सरकार, राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी जो है वह सरकार का सेवक है। सेक्शन 70 देखिए, 17 से सरकार, 17 से 17, 17 से सरकार। 17 में क्या किसकी बात की गई है? सरकार। और सरकार का मतलब क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सरकार में दोनों शामिल हैं। सेक्शन 18 भारत, सेक्शन 18 में भारत के बारे में बात किया गया है। और सेक्शन 19 में न्यायाधीश। न्यायाधीश किसी भी विधिक कार्य में, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, अंतिम निर्णय देने वाला क्या कहलाता है? न्यायाधीश कहलाता है। जैसे कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, पंचायत सदस्य भी किस में शामिल है? न्यायाधीश में शामिल है। तो हमने एक सेक्शन 19 तक देखा है, अब आगे का सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 20, सेक्शन 20 जो आपका है न्यायालय के बारे में बात करता है। न्यायालय क्या है? पंचायत जिसे वादों का विचारण करने की शक्ति हो, प्राप्त हो न्यायालय। मतलब न्यायालय, कोर्ट तो न्यायालय है ही जहाँ पे सिविल या क्रिमिनल मामले देखे जाते हैं, पर ऐसा पंचायत जहाँ पे वादों का विचारण या करने की शक्ति हो, वो भी आपका न्यायालय के अंतर्गत आएगा। और 21, सेक्शन 21 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग टिक करिएगा, जिसमें लोक सेवक के बारे में बताया गया। लोक सेवक के इसमें कितने प्रकार बताए गए हैं? 12 प्रकार बताए गए हैं। जैसे 1915 फर्स्ट आपका 1950 द्वारा निश्चित हो गया है। सेकंड, सेना का ऑफिसर, वायुसेना हो, नौसेना हो या थल सेना हो, ये आपके किस में आएंगे? लोक सेवक में आएंगे। न्यायाधीश आपका लोक सेवक है। न्यायालय का हर ऑफिसर लोक सेवक है। न्यायालय के मदद करने वाला जूरी सदस्य, असेसर, पंचायत भी आपका क्या है? लोक सेवक है। मध्यस्थ भी लोक सेवक है। ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का प्रतिरोध करने में सशक्त हो, वो भी क्या है? लोक सेवक है। सरकार का हर ऑफिसर लोक सेवक है। जो सरकार के लिए ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करता है या व्ययन करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की ओर से कोई संपत्ति ग्रहण करता है, प्राप्त करता है या फिर उसके व्ययन करता है, बेचता है, तो क्या है? लोक सेवक में शामिल है। जो किसी ग्राम जिले की दस्तावेज बनाए, वो भी लोक सेवक में शामिल है। नामावली बनाने वाला, सरकार से फीस, कमीशन, परिश्रमित प्राप्त करने वाला सरकारी कर्मचारी, ये सारे आपके 12 प्रकार के लोक सेवक के बारे में सेक्शन 21 में बताया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि लोक सेवक कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आप 12 प्रकार पे आंसर टिक कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 22, ये भी इम्पोर्टेंट है। जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में 22 बात करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो संपत्ति मूवेबल क्या है? जो मूव कर सकती हो, एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे जिस संपत्ति को हम रख सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे दलदल में नमक पैदा करना। नमक परमानेंट एक जगह पे तो फिक्स होता नहीं है, नमक को पैदा इस पर्पज़ से किया जाता है कि उसको हम बाद में सेल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे हटाएंगे। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसका सेल करते हैं, जिसका उद्देश्य ही हटाना होता है, जैसे कि आप आम का पेड़ ले लो। आम का पेड़ क्या है? अस्थावर संपत्ति है, लेकिन अगर आम के पेड़ को हम लकड़ी बेचने के पर्पज़ से लगाते हैं, मेरा लगाने का उद्देश्य ही यही है कि हम इस पेड़ को बेच के पैसे कमाएंगे, लकड़ी बेचेंगे पेड़ की, या फिर पेड़ के को ही बेच देंगे, तो क्या हो जाएगा? जंगम संपत्ति में गिना जाएगा। ओके, सेक्शन 23, सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ क्या होता है? अवैध साधनों द्वारा कोई लाभ या हानि, मतलब किसी ऐसे साधन से जो साधन ही अवैध हो, कोई लाभ हो या फिर हानि हो, वो लाभ हानि क्या कहलाएगा? सदोष अभिलाभ कहलाएगा। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अवैधानिक तरीके से अलग रखना भी, चाहे वो क्षणिक भी हो, क्या कहलाएगा? सदोष अभिलाभ कहलाएगा। 24, सेक्शन 24 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बेईमानी से डिफिनीसन दिया गया है। बेईमानी से क्या है? सदोष हानि, सदोष लाभ पहुंचाने के आशय से किया गया कार्य क्या होता है? बेईमानी से होता है। अब देखते हैं सेक्शन 25 सेक्शन कपटपूर्वक के बारे में डिस्कस है। कपटपूर्वक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? धोखा और छठी। देखते बेईमानी से और कपटपूर्वक में अंतर क्या है? बेईमानी से में आपका हमेशा सदोष हानि और सदोष लाभ शामिल होता है, और जबकि कपटपूर्वक में हमेशा धोखा और क्षति शामिल होते हैं। 28 कूटकरण। कूटकरण क्या है? नकल बनाना। किसी चीज़ का नकल बनाना क्या कहलाता है? कूटकरण कहलाता है। सेक्शन 29 दस्तावेज के बारे में बताता है। सेक्शन 29A, ये भी इम्पोर्टेंट है।
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में डिस्कस करता है। सेक्शन 31 बिल वसीयत दस्तावेज के बारे में बताता है। तो अभी तक हमने सेक्शन 31 तक देखा, आगे का सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 34, सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 32, 33 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो मेरे नज़रिए से मैंने जो पेपर डिस्कस किए हैं, पेपर सॉल्व किया है, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसके बारे में बस डिस्कस करने वाली हूँ। तो सेक्शन 34 समान आशय, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 34 किसके बारे में बात करता है? समान आशय के बारे में बात करता है। इसके आवश्यक तत्व क्या क्या है? पहला है आपराधिक कृत्य। समान आशय में एक आपराधिक कृत्य, कोई आपराधिक कार्य होना चाहिए, प्लस एक से अधिक व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। कार्य कौन करे? एक व्यक्ति ना करे, एक से अधिक व्यक्ति करें। समान आशय हो, उस कार्य करने के लिए सबका आशय जो हो समान हो, सबका एक ही मोटिव हो। मानो कार्य उसने अकेले ही किया हो, और ये माना जाएगा अगर समान आशय में 4 व्यक्ति मिलके, एक से अधिक व्यक्ति मतलब 2 व्यक्ति भी अगर मिलके कोई कार्य करते तो हम ये माना जाएगा कि वो कार्य किसी एक ने अकेले किया गया। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि केस है बरेंद्र कुमार घोष किंग एम्परर, इसे पोस्टमास्टर केस के बारे में भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, एक पोस्टमास्टर होता है जो अपनी ड्यूटी पे होता है और 3-4 लोग आते हैं पैसे लूटने के लिए, और एक इंसान जो होता है वह सिर्फ खड़े होके दरवाजे पे नज़र रखता है कि बाहर से कोई पुलिस या फिर कोई बाहरी आदमी ना आए, और बाकी के 2 लोग मिलके चोरी करते हैं। तो जो वहाँ पे खड़ा होके ये सब देखता है और अपराध करने के लिए सहायता करता है, वो भी समान आशय के सिद्धांत की वजह से दंडित घोषित किया जाता है। वो भी उसी प्रकार से दंडित होता है कि मानो उसने भी वो अपराध किया हो, क्योंकि बाकी लोग के लिए वो समान आशय के तहत ही कार्य कर रहा होता है। दूसरा केस है आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस है, और आपका समान आशय के अंतर्गत राजू वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य, ऋषभ देव पांडे वर्सेस यूपी। ये आपके 4 केस लॉज हैं जो समान आशय के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका सेक्शन 39 क्या है? स्वेच्छा। और सेक्शन 40 ऑफेंस के बारे में, अपराध के बारे में बताता। अपराध क्या है? ऑफेंस बोथ सिविल और क्रिमिनल लॉ, बट द वर्ड ऑफ क्रिमिनल क्राइम इज नॉट यूज इन क्रिमिनल लॉ। अपराध जो है वह दोनों के लिए यूज हो सकता है, सिविल लॉ के लिए भी और क्रिमिनल लॉ के लिए भी, लेकिन जो क्राइम वर्ड है यह सिर्फ किसके लिए यूज होगा? ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए यूज होगा। अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? मानव, जब कोई मानव अपराध करेगा तभी तो अपराध माना जाएगा। अगर कोई बकरी गाय कोई जानवर अपराध कर रहा है तो भी क्या हम उसे IPC के तहत दंड देंगे? नहीं देंगे ना। तो अपराध होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मानव है, दुराशय है, उनका आशय जो है दूषित होना चाहिए। एक आपका इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसका मोटिव अपराधी नहीं है, सिर्फ उसका करने का उद्देश्य अपराधी नहीं है, तो अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद है कार्य या कार्य का लोप, और चौथा इम्पोर्टेंट है तत्व है इसका क्षति, मतलब आपके अपराध कार्य से किसी को क्षति होना चाहिए। तो सेक्शन 40 में अपराध के बारे में बताया गया है। सेक्शन 41 भी इम्पोर्टेंट है। विशेष विधि, विशिष्ट विषय। विशेष विधि क्या होता है? स्पेशल लॉ, जो किसी स्पेशल पर्पज से स्पेशल वस्तु के लिए बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विशेष विधि कहते हैं। और सेक्शन 42 में स्थानीय विधि के बारे में बताया गया। स्थानीय विधि लोकल लॉ क्या है? विशिष्ट भाग या क्षेत्र पर, मतलब जो किसी एक स्पेशल एरिया या फिर स्पेशल क्षेत्र पर जो लॉ अप्लाई होता है वो क्या होता है? स्थानीय विधि होता है, लोकल लॉ होता है। ये आपको 41, 42 भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 43 अवैध क्या है? वह कार्य जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, वह क्या है? अवैध है। सेक्शन 44 ये भी इम्पोर्टेंट है। क्षति क्या होता है? शरीर मन ख्याति संपत्ति, ये आपका इम्पोर्टेंट है। शरीर मन ख्याति संपत्ति, इन चारों में से अगर किसी को क्षति होती है तो 44 के तहत क्षति माना जाएगा। सेक्शन 45 जीवन,
सेक्शन 45 में जीवन, मानव जीवन के बारे में बात किया गया। 46 में मृत्यु, मानव की मृत्यु के बारे में बात किया गया। सेक्शन 50 फिर आपका इम्पोर्टेंट हो गया। सेक्शन 50 में धारा बताया गया है। सेक्शन 51 में शपथ। 52 फिर से इम्पोर्टेंट है आपका 52 सद्भावना पूर्वक। अब 52A में आपका संश्रय की बात किया गया। संश्रय क्या है? आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आवास, बारूद, मतलब किसी भी वस्तु के जरिए से किसी की सहायता करना, किसी अपराधी की सहायता करना क्या कहलाएगा? संश्रय कहलाएगा। लेकिन आईपीसी के संशोधन 1942 में जो संशोधन हुआ था उसके तहत धारा 212 में पति पत्नी अगर एक दूसरे के लिए आश्रय देते हैं, संश्रय करते हैं, तो वह अपराध में नहीं गिना जाएगा। ओके, तो 52 तक हमने देखा। आगे का सेक्शन देखते हैं 53 किसके बारे में बात करता है? दंड के बारे में। दंड कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो दंड 6 प्रकार के माने गए हैं, पर ये आपका दंड 3 जो है काला पानी की सज़ा, ये अभी नहीं अप्लाई होता है, ये निरसित हो गया है 1949 एक्ट के द्वारा। तो दंड कितने प्रकार के प्रेजेंट टाइम में है? 5 प्रकार के दंड है। कौन कौन से? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास में 2 प्रकार के होते हैं। कठिन कारावास जिसमें कठोर श्रम भी होता है, और सादा कारावास, संपत्ति का संप्रहण और जुर्माना। तो 5 प्रकार के दंड होते हैं और दंड 53 में बताया गया है। इसके भी कुछ केस लॉज हैं, देखते हैं। केस है आपका स्टेट ऑफ MP वर्सेस सुरेंद्र सिंह का केस है, जिसमें दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। अब दंड कैसा होना चाहिए? अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड मिलना चाहिए। उसके बाद केस है आपका बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, आप इस पर टिक कर लो। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें मृत्युदंड को संवैधानिक बताया गया है। और एक केस है आपका मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें 303 को असंवैधानिक, 303 में क्या है? मृत्युदंड है, जिसको असंवैधानिक बताया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि किसमें मृत्युदंड को संवैधानिक किस में बताया गया, तो बच्चन सिंह के केस में बताया गया। और मृत्युदंड को असंवैधानिक किस में बताया गया, तो 303 को मिठू सिंह के केस में असंवैधानिक बताया गया। ओके, अब देखते हैं 53 का ए। 53 का ए बोल आपका है आजीवन निर्वसन को अर्थ आजीवन कारावास होता है। अगर आजीवन निर्वसन है तो उसका अर्थ क्या होगा? आजीवन कारावास। फिर 54 सेक्शन 54 में मृत्युदंड का लघुकरण बताया गया है। जिस मृत्युदंड का लघुकरण कौन करेगा? समुचित सरकार, जो भी सरकार उस समय प्रेजेंट टाइम में है वह सरकार मृत्युदंड का लघुकरण करेगी और अपराधी के सम्मति के बिना करेगी। कैसे करेगी? अपराधी के सम्मति के बिना। सेक्शन 55 में आजीवन कारावास का लघुकरण है, जो 14 वर्ष से कम में बदला जाएगा। मतलब अगर किसी को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है तो पहले बात उसका लघुकरण कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। और कितने वर्षों के लिए करेगी? तो 14 वर्ष से कम में नहीं बदला जाएगा। अगर किसी को आजीवन कारावास मिला है तो उसका लघुकरण जो है सिर्फ 14 वर्ष तक हो सकता है, इससे कम का नहीं हो सकता है। अब देखते हैं 55 का समुचित सरकार, केंद्र व राज्य। समुचित सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल है। अब ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 57। सेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इसका जो क्वेश्चन है आजीवन कारावास को कितने वर्ष में गिना जाता है, तो 20 वर्ष। आजीवन कारावास को अगर हमें काउंट करना है तो हम उसे 20 वर्ष के समतुल्य गिनते हैं। ओके, सेक्शन 60 संपूर्ण, ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है पर एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। सेक्शन 60 में संपूर्ण कारावास का भाग या कोई भाग सादा या कठोर कारावास हो सकता है। अगर आपको संपूर्ण कारावास की सज़ा किसी को मिलती है तो उसका कोई भाग कठोर या फिर कोई भाग सादा कारावास हो सकता है। सेक्शन 63 जुर्माने की रकम के बारे में बात किया गया है। तो जुर्माने की रकम जो है अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जहाँ जुर्माना की रकम ना लिखी गई हो वहाँ पे यह लिमिटेड है, पर यह अत्यधिक नहीं। मतलब जहाँ पे ना लिखा गया वो अनलिमिटेड है, लेकिन इतना भी ना हो कि वह आपके दंड प्रक्रिया पे असर डाले। यह अपराधी की अदायगी की क्षमता पर निर्भर करता है। ये इस क्षमता पर निर्भर करती है कि अपराधी उसको पेमेंट दे सकता है, उसके लिए वह रकम
अधिक है या नहीं है। अगर कोई मान लीजिए करोड़पति है और आप उसको 50 रुपये का दंड देते हैं, जुर्माना लगाते हैं, तो उसके लिए वो आम बात है। लेकिन अगर कोई गरीब है, दुखी है, उसके पे आप 5,000 का भी जुर्माना लगाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो जुर्माने की रकम जो है अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि जो अपराधी है उसकी कैपेसिटी कितनी है और कितना दंड उसके लिए ज़्यादा होगा, कितना दंड उसके लिए कम होगा। ओके। सेक्शन 64 जुर्माना ना देने पर कारावास। ये भी आपका सेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये 1/4 आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति जो जुर्माना से दंडित है और जुर्माना नहीं दे रहा है तो वो अधिकतम कितने दिन का उसको कारावास दिया जा सकता है, तो उसे जो उसकी सज़ा है उस सज़ा का 1/4 भाग उसको दंडित दिया जा सकता है। ठीक है। सेक्शन 67 क्या है? अगर सिर्फ जुर्माना है तो सिर्फ सादा कारावास है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको अगर 50 से कम रुपए का जुर्माना है तो 2 माह का कारावास होगा। 100 रुपये से कम का जुर्माना है तो 4 माह का कारावास होगा, और 100 रुपये से अधिक का जुर्माना है तो 6 माह का कारावास होगा। ओके। अब डिस्कस करते हैं आगे का सेक्शन 68। सेक्शन 68 बात करता है जुर्माना अदा कर देने पर सज़ा खत्म हो जाएगी। सेक्शन 68 क्या कहता है? अगर जुर्माना अदा कर देते हैं और मान लीजिए हमें किसी अपराध के लिए किसी को कारावास का दंड मिला हुआ है और उसने कुछ कारावास भोगने के उपरांत जुर्माना दे दिया तो उसका बाकी का कारावास जो है ख़त्म हो जाएगा। ओके। सेक्शन 71 क्या है? कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड। तो जैसे कि ख को लाठी से प्रहार करता है, झगड़े के दौरान कई बार हुआ ऐसा करता है। मान लीजिए क और ख में लड़ाई हो रहा है और ख पे लाठी से झगड़े के दौरान कई बार उस पर प्रहार कर रहा है। यह क के प्रत्येक लाठी के लिए अलग अलग दंडित नहीं होगा। अगर हम इस तरह से देखें कि क जितनी बार लाठी से दंडित प्रहार कर रहा है उसको अलग अलग गिनती किया जाए तो इस अनुसार हुआ 1 वर्ष तो 50 वर्ष तक का कारावास भोगेगा। मतलब मान लीजिए कोई इंसान है, ए ने बी को ए की बी से लड़ाई हो रही है और ए ने बी को लाठी से प्रहार किया और उस लड़ाई के दौरान उसने मान लीजिए 50 बार प्रहार किया है। ठीक है। और एक लाठी का दंड क्या है? 1 वर्ष है। तो अगर हम सब लाठी को अलग अलग काउंट करेंगे तो इसका दंड कितना हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। तो इसीलिए सारे अपराध को मिला के एक बार दंडित किया जा सकता है। ओके। अब देखते हैं सेक्शन 72। सेक्शन 72 क्या है? जहां अपराधी कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी हो पर यह डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वह किस अपराध का है दोषी है, तो उसमें से जिस अपराध की कम सज़ा होगी उससे दंडित किया जाएगा। जहाँ पे कोई अपराधी कई अपराधों के लिए दोषी हो और डिसीजन लेना मुश्किल हो गया कि वो किस अपराध के लिए दोषी है, तो वहाँ पे जिस अपराध का सबसे कम सज़ा होगा वो उस अनुसार क्या होगा? दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 73 ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, एकांत परिरोध। सेक्शन 73 में क्या है? एकांत परिरोध है। यदि मान लीजिए कोई कारावास 6 माह से कम है तो अगर 6 माह से कम का कारावास है तो 1 महीने का एकांत परिरोध होगा, और अगर 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम का कारावास है तो 2 माह का एकांत परिरोध होगा, और यदि 1 वर्ष से अधिक का कारावास है तो 3 माह से अधिक का आपका एकांत परिरोध नहीं हो सकता, कितने भी साल का सजा। ओके। 74 ये भी इम्पोर्टेंट है। 74 आपका बताता है एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी। तो अगर एकांत परिरोध है तो 14 दिन से अधिक नहीं होगी, और 3 माह है तो 7 दिन से अधिक नहीं होगी। अब देखते हैं साधारण अपवाद अध्याय 4, ये भी आपका इम्पोर्टेंट, इससे सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट है तो हम सब सेक्शन इसके डील करने वाले हैं। 76 क्या बोलता है? विधि द्वारा अवैध तथ्य की भूल के कारण किया गया अपराध, जैसे कि पुलिस, मतलब जो कोई व्यक्ति अपने आप को विधि द्वारा अवैध समझकर तथ्य की भूल के कारण कोई अपराध करता है तो उसे इस 76 के तहत दंडित नहीं घोषित किया जाएगा। जैसे विधि के इसका एक आपका मैगजीम है, विधि के भूल का कोई बचाव नहीं मिलेगा। जैसे तथ्य की भूल क्षम्य हुए पर विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इग्नोरेंसिया फैक्टी
सेट अर्थात इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट इज नॉट गुड फॉर एग्जीक्यूट, जैसे कि तथ्य की भूल क्षम्य पर विधि की भूल क्षम्य नहीं है। सेक्शन 77 क्या है? न्यायाधीश के कार्यों को क्षम्य कर बनाती है। सेक्शन 78 न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया गया कार्य। अगर न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उस कार्य को 78 में क्षम्य बनाया गया है, समनीय है। सेक्शन 79 तथ्य की भूल के कारण विधि द्वारा न्यायानुमत व्यक्ति के अपराध के बारे में बताया गया है। सेक्शन 80 विधिपूर्ण दुर्घटना। विधिपूर्ण दुर्घटना क्या है? विधिपूर्ण कार्य, विधिपूर्ण साधन और उचित सतर्कता के कारण अगर कोई दुर्घटना होती है तो वह यहाँ पे 80 के तहत उसको क्षम्य माना गया है। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बना देती है यदि उसका मन अपराधी ना हो। तो 80 तक देख लिए हम। अब देखते हैं 81 क्या है? बड़ी अपहानि के लिए छोटी हानि। अगर कोई बड़ी अपहानि होने वाली है और उसके बचाव के लिए हम कोई छोटी अपहानि कर भी देते हैं तो 81 का हमें बचाव मिलेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है डेडले वर्सेस स्टीफन, जिसमें क्या था कि एक कुछ लोग होते हैं, 3-4 लोग जो किसी नाव में फंस गए होते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं और जब वो कई दिन तक उस पानी में उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है तो सरवाइव करने के लिए एक उसमें से जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको मार के वो लोग खा लेते हैं और ये अदालत में दलील पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी अपहानि से बचाव के लिए ऐसा किया है। तो यहाँ पे न्यायाधीश ने उन्हें बचाव न देते हुए ये कहा कि मतलब किसी के हम जो बचाव करेंगे या फिर हमारा हक इतना नहीं है कि हम किसी की जान पे कोई रिस्क ले सकते हैं। अगर किसी का बचाव के लिए हमें किसी की जान लेनी पड़े तो वहाँ पे हम बचाव नहीं ले सकते हैं। यहाँ इस केस का नाम है डेडले वर्सेस स्टीफन। 81 बड़ी अपहानि के लिए छोटी अपहानि। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 82। ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। अगर 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है और कोई अपराध करता है तो वह क्या होगा? क्षम्य होगा, वह उसके लिए अपराधी नहीं होगा। सेक्शन 83 7 वर्ष से अधिक पर 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य। जो सक्षम परिपक्व ना हो, ऐसा कोई बच्चा है जो 7 वर्ष से अधिक है लेकिन 12 वर्ष से कम का हो और वो कोई अपराध करता है तो उसे 83 का बचाव मिलेगा। 84 में क्या है? विकिचित व्यक्ति के अपराध का बचाव है। 85 में इच्छा के विरुद्ध मतत्ता। मतत्ता क्या होता है? नशा। अगर कोई इच्छा के विरुद्ध नशे में कोई अपराध करता है तो उसे 85 का बचाव मिलेगा। और 86 में स्वयं द्वारा मतत्ता, मतलब स्वयं द्वारा अगर कोई नशा करता है और उस नशे में वो कोई अपराध करता है तो उसे 86 में उसका अपराध को देखा जाएगा। 87 क्या है? सम्मति से किया गया कार्य। ऐसा कार्य जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा की गई अगर कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है, उसने सम्मति दी है और सम्मति से कोई कार्य होता है तो उसे 87 का बचाव मिलेगा। लेकिन क्या है? इस मृत्यु या घोर उपाधि के लिए उसको ऐसा बचाव नहीं मिलेगा। 88 क्या है? 88 देखिए, आप डॉक्टर देखिए ना, डॉक्टर का गले में जो डॉक्टर लगाते हो क्या होता है? 8 टाइप का बनता है ना। तो 88 में क्या है? डॉक्टर व्यक्ति की सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना हो। डॉक्टर के कार्य को कहाँ क्षम्य बताया गया? 88 में। ओके, तो 88 से क्या है? डॉक्टर है, याद रखेंगे 88 से डॉक्टर। 89 में क्या है? संरक्षक द्वारा सम्मति। संरक्षक द्वारा जो सम्मति है वह मृत्यु या घोर उपाधि के लिए ना होके अदरवाइज ये सम्मति 89 में आपका मान्य होगा। सेक्शन 80 क्या है? भय या भ्रम में दी गई सम्मति वैध नहीं है। अगर कोई सम्मति भय या भ्रम में दी गई है और उसका बचाव लेने की कोशिश किया जाए तो वह मान्य नहीं होगी। 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई सम्मति। अब 12 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है उसके द्वारा सम्मति दी गई है तो उसका भी बचाव 90 में नहीं मिलेगा। 91 क्या है? ऐसे कार्य जो स्वयं में अपराध हो उनके द्वारा, अर्थात ऐसा कार्य जो स्वयं में अपराध है उसकी सम्मति भी दी जाए तो भी उसे बचाव नहीं मिलेगा, जैसे गर्भपात।
92 क्या है? सेक्शन 92 सम्मति के बिना सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। ऐसा कार्य जो सद्भावपूर्वक बिना सम्मति से किया गया उसका बचाव कहाँ है? 92 में। जैसे बेहोश व्यक्ति की भलाई के लिए ऑपरेशन। 93 ये भी इम्पोर्टेंट है। 93 क्या है? संसूचना। 94 धमकी द्वारा विवश व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, इसका विस्तार मृत्यु या घोर उपहति तक नहीं होगा। 95 क्या है? कुछ तुच्छ अपहानि कार्य करने वाले कार्य, मतलब ऐसे कार्य जो बहुत छोटे हों, जैसे पैंट पर गलती से स्याही गिर जाना। अब इसके लिए कोई अपराधी तो नहीं ठहराया जाएगा, ना ही इसके लिए कोई कोर्ट में मुकदमा चलाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 96 से 106, ये आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 96 क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है। क्या? जो कोई कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा में होता है वह कार्य क्या है? अपराध नहीं है। 97 शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। 98 क्या है? विकसित व्यक्ति के प्रति प्रतिरक्षा का अधिकार। ऐसे व्यक्ति जो विकसित हैं, पागल हैं, उनके प्रति भी हमें प्रतिरक्षा का अधिकार 98 में मिला हुआ है। अब देखते हैं अगला सेक्शन 99 क्या है? कार्य जिनकी विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ऐसे कार्य, लोक सेवक के विरुद्ध अगर कोई कार्य है तो उसके लिए हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त है। सेक्शन 100 ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 100 में क्या है? प्रतिरक्षा का अधिकार है कहाँ तक? मृत्यु कारित करने तक। जैसे इसके 7 तत्व दिए गए हैं, जैसे कि मृत्यु, घोर उपहति, बलात्सम, प्रकृति के विरुद्ध तृष्णा, सदोष परिरोध, व्यपहरण या अपहरण, अम्ल फेंकना। इन 7 कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति किसी अपने शरीर या संपत्ति की शरीर की सुरक्षा के लिए किसी की मृत्यु भी कारित कर देता है तो उसे 100 के तहत अपराधी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 100 में प्रतिरक्षा का अधिकार इन 7 कंडीशन में मृत्यु कारित करने तक मिली। मतलब इस 7 कंडीशन में कोई मृत्यु भी कर देता है, किसी की हत्या कर देता है तो भी यहाँ पे वो अपराधी नहीं माना जाएगा। और 7 कंडीशन क्या है ये आप याद कर लीजिएगा। मृत्यु, घोर उपहति, बलात्संग, प्रकृति विरुद्ध तृष्णा, व्यपहरण, अपहरण, सदोष परिरोध और अम्ल फेंकना। ओके। सेक्शन 101 कब ऐसा अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित करने तक होगा। सेक्शन 102 प्रतिरक्षा का प्रारंभ तथा बना रहना। और सेक्शन 103 फिर से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 103 क्या है? संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक। 100 में क्या था? शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक था। और 103 में क्या है? शरीर की संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक है। जैसे लूट, रात्रि गृह भेदन, रिश्ती, चोरी, गृह अत्याचार, रेलवे, मोटर, जबरन भूमि पर कब्जा करना। इन कंडीशन में हम संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। 104 ऐसा अधिकार मृत्यु से भिन्न कब होता है? 105 संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ होना तथा बना रहना। 106 क्या है? घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, निर्दोष व्यक्ति को हानि। अध्याय 7 क्या है? दुष्प्रेरण के विषय में 107 से 120 तक है। तो 107 आपका इम्पोर्टेंट है। किसी भी बात का दुष्प्रेरण। 107 क्या है? दुष्प्रेरण के बारे में बताता है। किसी को दुष्प्रेरण क्या है? किसी को उकसाना, षड्यंत्र करना, अवैध लोप या सहायता करना, ये क्या है? दुष्प्रेरण है। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है बरेंद्र कुमार घोष। उसमें न्यायाधीश ने कहा वे लोग दोषी हैं जो खड़े होकर इंतजार करते हैं। 108 अब दुष्प्रेरक, अबेटर कौन होगा? वह व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरक कहलाता है। आशय, क्रिमिनल माइंड, और इसके लिए क्या है? आशय और क्रिमिनल माइंड का होना इम्पॉर्टेंट है। यह एक अपूर्ण अपराध है। 108A भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। जैसे दुष्प्रेरण भारत में हो, अपराध भारत के बाहर हो तो भी वह दुष्प्रेरक के अधीन आएगा। मतलब कोई ऐसा अपराध है जिस अपराध भारत के बाहर हो रहा है और उसका दुष्प्रेरण भारत में हो रहा है तो भी इसके अंतर्गत आएगा। 108 हो गया। अब सेक्शन 109 देखते हैं। सेक्शन 109
दुष्प्रेरण का दंड, तो दुष्प्रेरण का दंड क्या है? दुष्प्रेरक उसी दंड से दंडित होगा जो उस अपराध का दंड है। जो अपराध का दंड होगा उसी दंड, जैसे मान लीजिए किसी ने हत्या करने के लिए किसी का दुष्प्रेरण किया है तो वह हत्या के दंड से ही दंडित होगा, उसके लिए कोई अलग से दंड नहीं दिया गया है। 110, अगर ये इम्पोर्टेंट सेक्शंस नहीं है, बस इसका एक बारी हम देख लेते हैं। ओके, 110, अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण के अलावा भिन्न कार्य करता है तो भी दुष्प्रेरक उसी दंड से दंडित होगा जिस अपराध के लिए उसने दुष्प्रेरण किया है। 111 क्या है? दुष्प्रेरक का दायित्व, अगर उसने जो दुष्प्रेरण किया है उससे भिन्न कार्य हो जाए, अगर जिसने दुष्प्रेरण किया है उससे भिन्न दुष्प्रेरक कोई कार्य कर दे तो उसका क्या दायित्व होगा? वह उसी की प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उस अपराध के लिए ही दुष्प्रेरण किया हो। 112, दुष्प्रेरित अगर कार्य करने के अतिरिक्त कार्य करता है तो भी उसे दुष्प्रेरण उस कार्य के लिए भी उस प्रकार दायित्वहीन होगा मानो उसने उसे करने या उसे उकसाने, या यदि वह जानता था कि ऐसा होगा। ये आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है। इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या है आपका? 115 क्या है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित अपराध का दुष्प्रेरण, अगर कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित अपराध का दुष्प्रेरण करता है और अपराध हो जाता है, ना हो तो 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होगा, और अगर अपराध हो जाए तो क्या होगा? 14 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। सेक्शन 116, सेक्शन 116 क्या है? कारावास से दंडित, अगर कोई कारावास से दंडित अपराधी को दुष्प्रेरण करता है अपराध का, तो अगर ना हो तो 1/4 अपराध का कारावास प्लस जुर्माना, अपराध हो जाए तो दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित लोक सेवक हो तो 1/2 भाग से दंडित होगा। उसके बाद 118, मृत्यु आजीवन कारावास से दंडित अपराध के करने की परिकल्पना को छुपाना या शुक्र बनाना, अगर कोई मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडित अपराध को छुपाता है या फिर शुक्र बनाता तो वह अपराध कर दिया जाए तो 7 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित होगा, अपराध ना किया जाए तो 3 वर्ष या कारावास से दंडित होगा। ओके, सेक्शन 118 देख लिया। अब हम देखेंगे सेक्शन 119, अपराध लोक सेवक द्वारा छिपाना, अगर कोई लोक सेवक है और अपराध को छुपाता है, अपराध हो जाएगा तो 1/2 कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा, और अगर अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो 10 वर्ष का कारावास होगा, और अपराध ना किया जाए तो 1/4 भाग से दंडनीय होगा। सेक्शन 120, कारावास से दंडित अपराध की परिकल्पना को छुपाना, अपराध हो जाए तो 1/4 भाग से दंडित होगा, और अपराध ना हो तो 1/8 भाग से दंड। ये जो आपका कारावास का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा एक बारी। अब देखते हैं अध्याय 5A, अपराधी षड्यंत्र, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। 120A और 120B। 120A में क्या है? अपराधी षड्यंत्र के बारे में बताया गया। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य अथवा अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने की सहमत होते हैं या सहमति देते हैं तो अपराधी षड्यंत्र कहलाता है। ठीक है, और 120 में क्या है? 120A में अपराधी षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, और 120B में इसका दंड दिया गया है। तो जो कोई भी मृत्युदंड आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए क्या करेगा? किसी को आपराधिक षड्यंत्र करेगा, वह उसी प्रकार से दंडित होगा मानो उसने अपराध का दुष्प्रेरण किया है। ओके, अब देखते हैं अध्याय 6, राज्य के विरुद्ध अपराध। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका सेक्शन 121, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना या युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध का दुष्प्रेरण करना। अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का दुष्प्रेरण करता है तो वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। और 121A 121 में दंडनीय अपराध का अगर कोई षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास से तथा जुर्माने से दंडनीय होगा। 122 भारत सरकार से युद्ध करने के आशय से सामग्री का संग्रह करता है अगर कोई तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। अब देखते हैं सेक्शन 123, ऐसे लोग को छुपाना।
अगर कोई ऐसे लोग को छुपाता है जो भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करने वाले हैं तो वह 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। सेक्शन 124 राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला। अगर कोई राष्ट्रपति राज्यपाल पे हमला करता है तो 7 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है 124A राजद्रोह, और CRPC के 108 में इसके भी राजद्रोह के बारे में बताया गया है। लिखकर संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा सरकार की अवमानना या घृणा पैदा करेगा, वो क्या हो, राजद्रोह का दोषी पाया जाएगा, जिसकी सज़ा क्या है, आजीवन कारावास, जुर्माना 3 वर्ष का कारावास। इसका इम्पोर्टेंट केस है केदारनाथ वर्सेस बिहार। 125 भारत में के मित्र देशों से शत्रुता अगर कोई करता है तो 7 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। प्लस अगर 126 में भारत के मित्र देशों को कोई लूटपाट मचाता है तो भी 7 वर्ष के जो कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। इधर इम्पोर्टेंट सेक्शंस नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन 141। ये आपका इम्पोर्टेंट है, विधि विरुद्ध जमाव। ये अध्याय 8 में इसके बारे में बताया गया है। विधि विरुद्ध जमाव क्या है, 5 या अधिक लोग, इम्पोर्टेंट क्या है, 5 या अधिक लोग इकट्ठा हो समान उद्देश्य के लिए। पहला, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रदर्शन करें, विधि के निष्पादन का प्रतिरोध करें, दृष्टि या आपराधिक अत्याचार करना या किसी व्यक्ति के आपराधिक बल द्वारा संपत्ति का कब्जा कर लेना, आपराधिक बल द्वारा किसी व्यक्ति को वह काम करने से रोकना जिसके लिए वह वैध रूप से आबद्ध है। अगर कोई इन 5 कंडीशन में से कोई कंडीशन फॉलो करता है तो वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा और उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। 142 सेक्शन 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य। सेक्शन 143 दंड। विधि विरुद्ध जमाव का दंड क्या है, 6 माह प्लस जुर्माना। जमाव का सदस्य होना भी दंडनीय है। सेक्शन 144 घातक हथियारों के साथ जमाव। अगर कोई घातक हथियारों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करता है तो 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। सेक्शन 146 ये भी इम्पोर्टेंट है, बलवा। बलवा क्या है, बल प्लस हिंसा। विधि विरुद्ध जमाव में अगर बल प्लस हिंसा जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, बलवा कहलाएगा। सेक्शन 147 सेक्शन 147 में दंड, बलवा का दंड दिया गया। बलवा का दंड क्या है, 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। 147 घातक हथियारों के साथ बलवा। अगर कोई घातक हथियारों के साथ बलवा करता है तो 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। 149 समान उद्देश्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। 149 समान उद्देश्य विधि विरुद्ध जमाव में 5 प्लस लोग। अगर समान उद्देश्य क्या है, विधि विरुद्ध जमाव में 5 प्लस लोग होंगे तो वह समान उद्देश्य होगा। और सेक्शन 34 में हमने क्या पढ़ा है, समान आशय। समान आशय में क्या होगा, 2 प्लस लोग होंगे, मतलब इसमें 2 से अधिक लोग होंगे। अब विधि विरुद्ध जमाव में कितने लोग होंगे, 5 से अधिक लोग होंगे और इनका समान उद्देश्य होगा, इनका समान आशय होगा। ओके, अब इधर इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, जैसे 150 में है जमाव के लिए भाड़े पर लेना, या फिर 152 में लोक सेवक के पर हमला करना व बलवे के दबा कर रखना। इम्पोर्टेंट सेक्शन उतना नहीं है। अब देखते हैं हम 159, ये इम्पोर्टेंट है आपका, दंगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़कर लोक शांति को भंग करते हैं तो क्या कहलाता है, दंगा कहलाता है। और 160 में इसका दंड दिया गया। दंड क्या है, 1 माह का कारावास प्लस जुर्माना। ओके, अब देखते हैं 166 लोक सेवक द्वारा क्षति। अगर कोई लोक सेवक क्षति करता है तो उसको क्या मिलेगा, 1 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। और 166B सार्वजनिक निजी हॉस्पिटल में पीड़िता का इलाज ना करने का पर दंड। 191 इम्पोर्टेंट है, मिथ्या साक्ष्य देना। जिस बात का विश्वास नहीं है उस बात का विश्वास है कहना, जिस बात को नहीं जानता उस बात को जानता है कहना। विधि में मिथ्या साक्ष्य को शपथ भंग भी कहा जाता है। तो 191 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना है। 192 क्या है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। 91 में
मिथ्या साक्ष्य देना है, 92 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना है, जानबूझकर झूठ बोलकर फंसाना क्या कहलाएगा? मिथ्या साक्ष्य देना। 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड 7 वर्ष प्लस जुर्माना है। अन्य मामलों में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड से न्यायालय में क्या है? 3 वर्ष पर जुर्माना है। उसके बाद इधर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका 168 लोक न्यूसेंस और 268 आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है लोक न्यूसेंस और सेक्शन 292 अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय है। सेक्शन 237 कुकृतिक सिक्का और उसके बाद इधर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका 299, ये तो आप सबको पता होगा। 299 क्या है? आपराधिक मानव वध है, जिसे हम होमोसाइड कहते हैं। होमो मतलब क्या होता है? मानव, साइड मतलब हत्या। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से यह जानते हुए मृत्यु हो जाएगी कार्य करता है, मृत्यु हो जाती है तो अपराधी मानववध का दोषी है। माँ के गर्भ में शिशु की मृत्यु अपराधी मानववध नहीं है, पर जन्म के बाद ऐसा करना मानववध है अगर वह पूर्णतः उत्पन्न नहीं है। अगर कोई शिशु है माँ के गर्भ में है तो अगर उसकी मृत्यु कारित करना अपराधी मानववध नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा जन्म ले लेता है चाहे उसका पूरा शरीर बाहर ना भी आया हो तो उसकी मृत्यु कारित करना क्या? अपराधी मानववध है। 300 में हत्या का डिफिनीशन दिया हुआ है। कुछ दशाओं को छोड़कर प्रत्येक मानववध क्या है? हत्या है, जैसे गंभीर प्रकोपन, प्राइवेट प्रतिरक्षा, लोक सेवक द्वारा अचानक झगड़े, 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति की सम्मति। इन दशाओं को छोड़ के बाकी सारे क्या है? हत्या, आपराधिक मानववध है। ओके। 301 आपका इम्पोर्टेंट है। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध है। वह जानता था इस कार्य से मृत्यु होगी, पर किसकी होगी यह नहीं जानता था। 303 आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें हत्या का दंड है। हत्या का दंड क्या है? मृत्यु, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। इसका इम्पोर्टेंट केस है बच्चन सिंह वर्सेस राज्य। 303 आपका इम्पोर्टेंट है, मृत्यु आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा। अगर कोई आजीवन कारावास से व्यक्ति दंडित है और वह क्या कर देता है? हत्या कर देता है, तो उसके लिए दंड 303 में है। उसका दंड क्या है? मृत्यु दंड है। मीठू वर्सेस राज्य के केस में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब सेक्शन 304 अपराधी मानववध का दंड। अपराधी मानववध का दंड क्या? आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। 304 उपेक्षा द्वारा मृत्यु। उतावलेपन या उपेक्षा से जो मृत्यु कारित करेगा वह 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। 304 ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दहेज मृत्यु 7 वर्ष के भीतर, मतलब दहेज मृत्यु कब माना जाएगा? अगर 7 वर्ष के भीतर किसी की मृत्यु हो जाती है और जिसमें उसने 3 बार दहेज की मांग की हो तो वह दहेज मृत्यु के अंदर आएगा 304 के तहत। इसमें 7 वर्ष या आजीवन कारावास का दंड और जुर्माना से दंडनीय होगा। 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। जिस 18 वर्ष के कम के विकृपय चित्त जड़ व्यक्ति या मतता की अवस्था में मृत्यु या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। इम्पॉर्टेंट है फिर आपका 307 हत्या करने का प्रयत्न। 10 वर्ष ना, अगर मान लीजिए कोई हत्या करने का प्रयत्न करता है, गोली लग जाती है तो 10 वर्ष की सज़ा। अगर गोली आजीवन गोली अगर गोली ना लगे तो 10 वर्ष की सज़ा, और गोली लग जाए तो क्या होगा? आजीवन कारावास उसे भोगना पड़ेगा। अगर व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय और मृत्यु का प्रयत्न करता है तो वह मृत्यु दंड से दंडनीय होगा। उसके बाद 309 आपका इम्पोर्टेंट है, आत्महत्या का प्रयत्न जिसमें 1 साल की सज़ा है। इसका इम्पोर्टेंट केस है ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य, 21 के प्रतिकूल है। 310 में आपका ठग के बारे में बताया गया है। हत्या या हत्या सहित लूट, शिशु चोरी करने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति के साथ रहना। उसके बाद इधर आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है। अब देखते हैं आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है 312 गर्भपात कारित करने
करना स्त्री की स्वेच्छा, मतलब स्त्री की मर्जी से गर्भपात कार्य करना 312 में दंडनीय है, जिसका 3 वर्ष, अगर स्त्री अस्पंदा है तो 7 वर्ष प्लस जुर्माना इसका दंड है। 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात, चाहे अस्पंदा हो या ना हो, आजीवन या फिर 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। 314 जो गर्भपात करने के लिए कार्य करेगा उससे स्त्री की मृत्यु हो जाए तो 10 वर्ष प्लस जुर्माना। यदि स्त्री की सम्मति के बिना हो तो आजीवन कारावास। इस अपराध में यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति जानता था कि मृत्यु हो जाएगी। 319 इम्पॉर्टेंट है आपका उपहति शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य, क्या है उपहति। 320 ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 320 में क्या है, घोर उपहति। घोर उपहति में आपके 8 बातें बताई गई हैं। वो 8 बातें कौन कौन सी हैं? पुरुषत्व हरण, दूसरा नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद, किसी भी नेत्र का। श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद, अंग या जोड़ का विच्छेद, अंग या जोड़ की शक्ति का नाश, सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रूपण, अस्थि या दांत का भंग, 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा। ये आपके 8 पॉइंट है जो घोर उपहति में शामिल है। 321 में स्वेच्छा घोर उपहति कार्य करना है। 322 में स्वेच्छा घोर उपहति 321 में स्वेच्छा उपहति कार्य करना है। 322 में स्वेच्छा घोर उपहति कार्य करना है। इसके बाद आपका सेक्शन देखते हैं 326A आपका इम्पोर्टेंट है, अम्ल फेंकना। अगर कोई अम्ल फेंकता है, अम्ल क्या, एसिड अटैक के बारे में बताया गया है, तो 10 वर्ष से कम का नहीं कारावास या आजीवन कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। और 326B में स्वेच्छा अम्ल फेंकने का प्रयत्न है तो जो बेचता है या फिर जो बेचता है वो भी दंडनीय होगा। 5 वर्ष से कम का नहीं, 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। 339 इम्पॉर्टेंट है, सदोष अवरोध। सदोष अवरोध क्या है? रास्ता रोकना, मतलब कोई व्यक्ति जो उसके जाने का रास्ता है, उसके जाने का रेगुलर रास्ता है, उस रास्ते को रोकना क्या कहलाएगा? सदोष अवरोध कहलाएगा। और 340 में क्या है? सदोष परिरोध, स्थान पर बंद कर देना, मतलब किसी व्यक्ति को चारों तरफ से किसी स्थान पर बंद कर देना, जैसे एक रूम में बंद कर देना, क्या कहलाएगा? सदोष परिरोध कराएगा। अगर वो किसी रास्ते से जा रहा है, उस रास्ते को बस बंद कर दिया जाए तो वह सदोष अवरोध कहलाएगा। 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड है जो 1 माह प्लस 500 रुपये है। अब देखते हैं सेक्शन 342 सदोष परिरोध के लिए दंड। सदोष परिरोध का दंड आपका 1 वर्ष का कारावास प्लस 1000 जुर्माना है। 349 इम्पॉर्टेंट है, बल। बल क्या है? गति परिवर्तन या गतिहीनता, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है जो गति कर रहा है, उसके गति में परिवर्तन कर देना, या फिर कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है उसे गतिहीन कर देना या उसे में गति ला देना, क्या कहलाएगा? आपका बल कहलाएगा। सेक्शन 350 आपराधिक बल के बारे में बताता है। आपराधिक बल क्या है? किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग अपराध के लिए करना क्या है? आपराधिक बल है। 351 हमला है। 352 गंभीर प्रकोपन या हमला का दंड है। हमला का दंड क्या है? 3 मास का कारावास प्लस 500 रुपये। 354 ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग है। 1 से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। 354 एक आपका लैंगिक उत्पीड़न है जिसमें 5 आपके ऑप्शन 5 जिसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं। 5 पॉइंट क्या है? अगर किसी लैंगिक उत्पीड़न क्या है? छूता है, किसी स्त्री को कोई मतलब गलत नज़रिए से छूता है, सेक्स की मांग करता है, इच्छा के विरुद्ध सेक्स वीडियो दिखाता है, टिप्पणी करता है, 15 सेकंड से ज़्यादा घूरता है, तो वह 354A के तहत लैंगिक उत्पीड़न का दोषी पाया जाएगा। और 1, 2, 3 जो आपका ये पॉइंट है, पॉइंट 1, 2, 3 का अपराध करता है तो 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। और अगर वो चौथा टिप्पणी करता है तो 1 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा।
354B निर्वस्त्र करना। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को निर्वस्त्र करता है या आशय से हमला करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो 3 से लेकर 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। 354C दृश्य रचिकता, छिपकर देखता है, एकटक देखता है, फ़ोटो खींचता है, फ़ोटो प्रसारित करेगा, पहली बार में 2 सिद्धि, अगर ऐसा है तो पहली बार 2 सिद्धि पे हुआ 1 से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास, और अगर दोबारा 2 सिद्धि होता है 3 से लेकर 7 वर्ष का कारावास से दंडनीय होगा। 354D डी में क्या है, पीछा करना है। पहली बार पीछा करता है तो 3 वर्ष कारावास, दूसरी बार फिर से हुआ पीछा करता हुआ पाया गया तो 5 वर्ष का कारावास से दंडनीय होगा। 359 व्यपहरण क्या है, किडनैपिंग। किड मतलब क्या होता है, बच्चे। अगर कोई 16 वर्ष से कम आयु का बॉय है या फिर 18 वर्ष से कम आयु की गर्ल लड़की है, भारत में से या फिर व्यपहरण विधि पूर्वक संरक्षण से व्यपहरण करता है तो वह 359 के अंतर्गत दोषी होगा। सेक्शन 360 भारत में से व्यपहरण, सम्मति के बिना भारत की सीमा से बाहर ले जाना। 361 विधिपूर्व संरक्षक से व्यपहरण। 362 अपहरण। अपहरण क्या है, एब्डक्शन। किसी व्यक्ति को बल द्वारा या प्रवंचना पूर्वक स्थान से ले जाना क्या कहलाता है, अपहरण कहलाता है। उसके बाद देखते हैं, इधर उतना इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है। जैसे 363 में व्यपहरण के लिए दंड है क्या है, 7 वर्ष प्लस जुर्माना। उसका 363 क में भीख मांगने के लिए व्यपहरण है, हत्या करने के लिए व्यपहरण है। इस इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका 375 जिसमें बलात्कार संग रेप के बारे में बताया गया। रेप, अगर कोई पुरुष इस 6 प्रकार से सेक्स करता है तो क्या वह रेप के अंतर्गत आएगा। पहला क्या है, स्त्री के इच्छा के विरुद्ध। दूसरा, स्त्री के सम्मति के बिना। तीसरा पॉइंट है, सम्मति या भय या भ्रम में दी गई हो। सम्मति जो स्त्री ने दिया है वह भय या भ्रम के कारण दिया हो। चौथा, स्त्री ना जानती हो कि वह उसका पति है और भ्रम में सम्मति दी हो। पांचवा, विकसित सम्मतता में सम्मति। और छठा, सम्मति से स्त्री 16 वर्ष से कम आयु की है। तो अगर ये 6 पॉइंट में से कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ सेक्सुअल संबंध बनाता है तो वह रेप के अंतर्गत आएगा। 375 में 375 में बताया गया है। पति का सेक्स रेप नहीं है अगर लड़की 15 साल से कम की है। अगर कोई औरत लड़की है जिसकी शादी हो गई और 15 साल से कम की नहीं है तो पति के द्वारा सेक्स किया जाना रेप में नहीं गिना जाएगा। सेक्शन 376 रेप के लिए दंड, 7 वर्ष से कम की ना हो या फिर 7 वर्ष से का कारावास या फिर आजीवन कारावास। अगर पत्नी है तो 12 वर्ष से कम की है तो 2 वर्ष का कारावास। 2013 में निर्भया कांड के बाद जस्टिस चीफ वर्मा ने इन दंडादेश में इस दंड में कुछ संशोधन किए हैं, जैसे कि 376A और 376E में रेप के लिए फांसी की सज़ा है। आगे देखते हैं। 2013 रेप के बाद जान से मार दे या फिर विकृतिशील दशा में छोड़ दिए तो फांसी की सज़ा। इससे पहले इस कंडीशन में फांसी की सज़ा नहीं थी, पर 2013 के संशोधन के बाद अगर कोई व्यक्ति रेप करने के बाद जान से मार देता है या विकृतिशील दशा में छोड़ देता है तो उसके लिए क्या सज़ा है, फांसी की सज़ा। केस अरोड़ा शाहबाग के केस में गले में चेन बांध दिया था। व्यक्ति ने रेप के बाद लड़की के गले में चेन बांध दिया था जिससे वह बोल नहीं पा रही थी, बोलने में असमर्थ थी। उसने इशारों से बताया था। तो 2013 रेप के बाद दोबारा रेप तो अगर 2013 में संशोधन हुआ था, उसमें क्या संशोधन हुआ था 2013 में कि अगर कोई रेप के बाद दोबारा रेप करता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। 2018 में अध्यादेश द्वारा ये जारी हुआ था। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर कोई रेप करता है तो फांसी की सज़ा होगी। सेक्शन 103 रेप और बलात्कार में सेल्फ डिफेंस जोड़ा गया। सेक्शन 376 का पृथक रहने के दौरान अगर कोई स्त्री और पुरुष हैं, हस्बैंड वाइफ है और पृथक रह रहे हैं, उसके दौरान पत्नी के साथ संभोग करता है तो वह 2 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। सेक्शन 376 ख लोक सेवक द्वारा अभिरक्षा में स्त्री के साथ सेक्स 5 साल
का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और अगर 376 ग में जेर या प्रतिक्षेपण गृह आदि के संरक्षक द्वारा कोई सेक्स करता है तो 5 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। सेक्शन 376 घ अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी द्वारा अगर सेक्स किया जाता है, रेप करते हैं तो 5 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है आपका, सेक्शन 376 घ में सामूहिक रेप के बारे में भी बताया गया है। 376 घ क में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ सामूहिक रेप के बारे में डिस्कस किया गया है। और 376 घ ख में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक रेप के बारे में बताया गया है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय होगी। और अंगा में अगर इस अपराध का पुनरावृत्ति होता है तो आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है। 377 प्राकृतिक के विरुद्ध प्राकृतिक विरुद्ध अपराध के बारे में अगर कोई जानवर के साथ सेक्स करता है या फिर ऐसा अनैतिक कार्य करता है तो उसे 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी। कुछ इम्पोर्टेंट केस हैं जैसे कि केदारनाथ वर्सेस बिहार देशद्रोह का केस है, श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिनेमा घर में राष्ट्रगान के बारे में केस है, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब रेयरिस्ट ऑफ रेयर मौत की सज़ा के बारे में है, सुब्रमण्यम स्वामी मानहानि से रिलेटेड केस है। आगे देखते हैं अब 401 में क्या है, आगे आपका सेक्शन है सेक्शन 378 378 किसके बारे में बात करता है, चोरी के बारे में। चोरी क्या है, कब्जे से, जंगम संपत्ति, बेईमानी से। जब कोई व्यक्ति भूमि से जुड़ी अगर कोई व्यक्ति किसी के कब्जे में से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से हटाता है तो क्या कहलाएगा, चोरी कहलाता है। अगर कोई वस्तु भूमि से जुड़ी रहती है तो वह चोरी की सामग्री नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भूमि से अलग हो जाती है वह वस्तु क्या हो जाती है, चोरी की सामग्री हो जाती है। 379 में चोरी का दंड है, चोरी का दंड क्या है, 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। 380 निवास गृह आदि में चोरी जैसे तंबू जलयान आदि में चोरी का 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना है। 381 लिपिक या सेवक द्वारा चोरी, अगर कोई लिपिक या सेवक चोरी करता है तो उसका दंड क्या है, 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना है। 382 में चोरी के लिए मृत्यु, घोर उपाधि या अवरोध की तैयारी के बाद चोरी है तो 10 वर्ष का कारावास है। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका 383 उद्यापन के बारे में बात करता है। उद्यापन क्या है, जबरन वसूली या धमकी देना। 384 में उद्यापन का दंड है 3 वर्ष प्लस जुर्माना। 390 लूट सब लूट चोरी है या उद्यापन है, मतलब सब चोरी आपका अगर चोरी में लूट हो जाती है, जब किसी चोरी में या फिर उद्यापन में हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है, वो लूट हो जाती है। 391 इम्पॉर्टेंट है आपका डकैती। 5 प्लस लोग मतलब 5 और अधिक लोग मिलकर जब लूट करते तो क्या कहलाता है, डकैती कहलाता है। 392 लूट के लिए दंड। सूर्य उदय के पहले अगर कोई लूट करता है तो 14 वर्ष का कारावास। सूर्योदय के बाद कोई अगर लूट करता है तो 10 वर्ष का कारावास उससे दंडनीय होगा। 393 लूट का प्रयत्न, 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है 395 डकैती का दंड। डकैती का दंड क्या है, 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। 396 हत्या सहित डकैती, 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। इधर फिर आपको उतना इम्पोर्टेंट से नहीं है। आपका 403 इम्पोर्टेंट है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। दुर्विनियोग क्या होता है, हमेशा चल संपत्ति का होता है। केवल कुछ समय के लिए दुर्विनियोग भी दुर्विनियोग का अपराध है। रास्ते में पड़े किसी वस्तु को, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है रास्ते में पड़ा कोई वस्तु पाता है, तो अगर वो पाता है उसे रखता है तो ये अपराध नहीं है, पर अगर उसे उस वस्तु को जो वस्तु है उस वस्तु के स्वामी का पता लगाए बिना
रख लेता है, स्वयं यूज कर लेता है, तो क्या कहलाएगा? आपराधिक दुर्विनियोग कहलाएगा। इसका सज़ा है आपका 2 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। सेक्शन 404 मृत्यु व्यक्ति के सामान का अपराधिक दुर्विनियोग। अगर कोई व्यक्ति ये मर गया, उसके सामान का अपराधिक दुर्विनियोग होता है तो 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना है। और अगर वही अपराध लिपिक या सेवक करता है तो 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना है। सेक्शन 405 आपराधिक न्यासभंग। आपराधिक न्यासभंग क्या है? जो कोई संपत्ति को स्वयं के लिए न्यस्त करने पर संपत्ति का गलत प्रयोग, विश्वासघात या संपत्ति को लेकर भाग जाता है, वापस नहीं करता है, इस धारा के अधीन वह अपराधी। मतलब जैसे कि ए ने बी को कोई वस्तु रखने के लिए दिया, अब भी उस वस्तु को लेकर भाग जाता है, तो वह आपराधिक न्यासभंग का दोषी कहलाएगा। सेक्शन 406 में आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड है 3 वर्ष प्लस जुर्माना। और 407 में वाहक द्वारा न्यासभंग, वाहक घातवार या भंडारगारिक के द्वारा दंड क्या है? 7 वर्ष प्लस जुर्माना। अगर कोई लिपिक या सेवक आपराधिक न्यासभंग कर अपराध करता है तो वह 7 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। इसमें फिर इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका 415 छल। छल क्या है? धोखे से सामान लेना, नकली सिंपल दिखाकर कपट पूरा बेईमानी से सामान को लेना क्या कहलाता है? छल कहलाता है। सेक्शन 420 420, ये तो आपने बहुत ही सुना होगा 420। तो 420 क्या है? छल करना या संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। संपत्ति बहुमूल्य वस्तु या हस्ताक्षरित दस्तावेज भी हो सकता है। इसके लिए 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना है, जो 7 वर्ष के कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है 425 दृष्टि। दृष्टि क्या है? ऐसी हानि जिससे अपराधी को कोई लाभ ना हो। मतलब अपराधी जो है बिना किसी लाभ से हानि करता है, लाभ के लिए हानि करता है, जैसे आग लगाना, किसी की अंगूठी नदी में फेंक देना, क्या है? दृष्टि है। 426 में दृष्टि का दंड है 3 माह का कारावास प्लस जुर्माना और असंज्ञेय अपराध है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है 441 आपराधिक अत्याचार। किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करना विधिपूर्ण क्या है? आपराधिक अत्याचार है। अगर कोई विधि पर पूर्ण प्रवेश करता है और विधि विरुद्ध बना रहता है तो भी क्या कहलाएगा? आपराधिक अत्याचार कहलाएगा। 442 में है गृह अत्याचार, निर्माण तंबू या जलयान में प्रवेश। सेक्शन 443 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार है। ऐसा अत्याचार को देखकर छिपाना ना रोकना क्या होगा? प्रच्छन्न गृह अत्याचार कहलाएगा। 444 रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार। और 445 गृह भेदन। गृह भेदन क्या है? ऐसे रास्ते से आना जाना जो उसने बनाया हो, किसी साधन द्वारा बाहर निकलना, ताला तोड़ना, बल के साथ प्रवेश करना, ऐसे राह से जाना जो बंद हो, ये क्या कहलाएगा? गृह भेदन कहलाएगा। 446 रात्रि गृह भेदन। इसके बाद आपका देखते हैं सेक्शन 463 कूट रचना, मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। 464 मिथ्या दस्तावेज रचना, किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का साइन करना भी कूट रचना में आ सकता है। 465 कूट रचना का दंड 2 वर्ष प्लस जुर्माना है। 466 न्यायालय के अभिलेखों द्वारा रजिस्ट्रार की कूट रचना 7 वर्ष प्लस जुर्माना। इसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका 449A करेंसी नोट या बैंक नोट का कूट रचना। ऐसे नोट का यूज, ऐसे नोटों को कब्जे में रखना, ऐसे नोट बनाने के लिए उपक्रम, ऐसे नोट को देना, ये क्या है? 498 के द्वारा दंडनीय है सारे। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन है 493 विधिपूर्व विवाह या प्रवंचना से विश्वास दिलाकर किसी के साथ सेक्स या सहवास करना। इसके लिए 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना से दंडनीय होगा। सेक्शन 494 पुनः विवाह। पुनः विवाह 7 का जुर्म की सज़ा क्या? 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। 7 वर्ष से गायब हो तो विवाह हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से गायब है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, तो पुनः विवाह वहाँ पे लीगल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो पुनः विवाह क्या है? 494 के तहत दंडनीय है। सेक्शन 495 छिपकर पुनः विवाह करना 10 वर्ष प्लस जुर्माना। सेक्शन 497 जारकम
क्रम है किसी और की पत्नी के साथ सहवास करना पत्नी उत्पीड़न के रूप में नहीं मानी जाएगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका 498 क्रूरता, जिसमें 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन 499 मानहानि के बारे में बताता है, और सेक्शन 500 मानहानि का दंड 2 वर्ष प्लस जुर्माना, और सेक्शन 503 आपराधिक अवित्रास, और सेक्शन 511 अपराध का प्रयत्न। ये आपका अंतिम और आईपीसी का लास्ट सेक्शन है 511 अपराध का प्रयत्न। अब आईपीसी ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको इस नोट्स आईपीसी के नोट्स की नीड है, आईपीसी के नोट्स चाहिए, तो मैं इसके लिए फ्रेंड्स आईपीसी के लगभग मैंने जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और ऐसे शॉर्ट नोट्स की नीड हो, आपको ये नोट्स चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को शेयर कर दूँगी, जो टेलीग्राम पे आप जाकर आसानी से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।